हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो चलिए, आज टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर आपके बीच लाया गया है। किसका? मैथमेटिक्स का। क्योंकि आप लोग को तो 50% मैथ का क्वेश्चन आएगा भाई। बिल्कुल निश्चिंत रहो, जितना भी बच्चा पढ़ा, जो भी पढ़ा, इतिहास साक्षी रहा है कि बहुत बेहतर मैथमेटिक्स में इतना तो गया ही गया है, मैक्सिमम का इतना तो गया ही गया है। तो इतना अगर चला गया तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। इतना गया तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। नहीं, तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। बनेगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं बनेगा तो इससे डेंजरस कुछ भी नहीं होता है। इससे डेंजरस कुछ भी नहीं होता है। बन रहा है तो बहुत अच्छा है, खूब मन लगेगा पढ़ने में, एकदम अच्छा लगेगा। एक मूल मंत्र हम बता दें गणित के लिए, जो प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ है। अगर नहीं बनता है मैथ का क्वेश्चन, ऐसे कुछ समस्या आते हैं, तो आपको मैं एक बहुत ऑथेंटिक रूल देता हूं कि इसमें बेटा एनर्जी ज़्यादा लगता है। ये आपको टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। समय बहुत लेता है, कैलकुलेशंस होते हैं, ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन के साथ साथ हाथ भी वर्क करता है तेजी से। नहीं तो ये आपको हाई एक्सपेंस इसमें एनर्जी का होता है, ऊर्जा का ज़्यादा खपत होता है। तो मैथ पढ़ने से पहले ऊर्जावान बनाओ अपने आप को, अपने आप को ऊर्जावान बनाओ, अपने आप को एनर्जेटिक बनाओ। वो बनाने के लिए आपको जी भर के क्या करना होगा? होना होगा। जी भर के खाइएगा तब ये कुछ हो सकता है। तो मैथ का क्वेश्चन कभी भी न बने और समस्या उसमें आए तो पहला स्टेप ये लीजिए कि नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। दोबारा घूम के भी नहीं देखिए कि कुछ घटना था जो मेरे साथ घटा। बिल्कुल रिलैक्स रहो, खेलो कूदो, एंजॉय करो, पढ़ो लिखो, जो भी कुछ करना है, दूसरा कुछ करो, गणित को मत छुओ। जी भर के खा लीजिए। 4 रोटी खाने की इच्छा है तो 6 रोटी खाइए, अगर एडजस्ट हो जाए पेट में तो 7 रोटी भी खाइए, लेकिन इतना न खा लेना कि किताब लिए कि बिछावन पर सो जाना। याद रखेगा, इतना खाएगा कि कम से कम होश आवास में बैठ सके, ज़्यादा नशा लग जाए या पेट अफड़ने लगे, मतलब पेट हमारा है, ठीक है। भोज में लोग जाता है तो इतना खा लेता है, ये भी नहीं समझ में आता है कि रे भाई अन्न दूसरा का है, पेट तो हमारा है, इसको तो उस हिसाब से दो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो एसिडिटी ये सब हो जाता है, वो सब केमिस्ट्री में समझाएंगे क्या। तो मेरा उद्देश्य था कि आप एनर्जेटिक होके खा के बैठ के अगर पढ़ते हैं, पानी का बोतल साथ में रखिए और तब पढ़ने के लिए बैठिए। मैं ऑब्वियसली विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ आप अटके थे, जहाँ आप फंसे थे, वहाँ से आप निकलिएगा तब आपके पास कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि कुछ जानते हैं ये नहीं है और खूब खा के बैठ जाएंगे तो होगा, सो नहीं। तो लेक्चर देखने के लिए भी बैठो तो पेट में अन्न होना चाहिए, तब सीधा जाएगा दिमाग में जो आपको अभी दिया जा रहा है। वैसे बेसिकली आपको सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ दिए जाते हैं। तो यूपी वाले आप लोग, मैं एक बार और कहता हूं कि बच्चा IERT कई एक कैटेगरी में आपका परीक्षा होता है, थ्योरी बेटा इतना ही पढ़ना है। आप लोग इसी को कंटिन्यू देखिए। क्वेश्चन आपके लेवल का भी क्वेश्चन हम इसमें करवाते हैं, आपके लेवल। आप बच्चे का कमेंट भी था कि सर थोड़ा इससे हम लोग का एग्जाम होगा IERT का तो उसमें टफ क्वेश्चन आएगा। नहीं, कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? इसमें 2 टर्म है, किसी और को इन्वॉल्व कर देगा, एक और को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना देगा इसको, और कुछ नहीं। थ्योरी तो इतना ही पढ़ना। क्या लगता है तुमको जो IIT पूछता है वही तो 12 का सिलेबस है यार। इसमें थ्योरी पूछता है, उसमें कैलकुलेशन पूछता है, अंतर इतना ही है। इसमें अलग अलग एक टॉपिक से पार्ट बाय अलग अलग क्वेश्चन आता है, तो उसमें 2-4 टॉपिक को इन्वॉल्व करके एक क्वेश्चन बना देता है। टॉपिक पर पकड़ होगा, सारे टॉपिक पर पकड़ होंगे तो हम आसानी से बना सकते हैं। 2 + 3 = 5 जब जानेंगे तो 2 + 3 + 7 + 9 + 11 + 15 - 7 + 2 + ये कितना आएगा तो आराम से कर लेंगे। बस तरीका हमको आना चाहिए, वो आपको तरीका थ्योरी सिखाएगा, ठीक है। थ्योरी सिखाएगा और प्रैक्टिस सिखाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोग भी घबराइए नहीं, आनंद लीजिए इसका। बिल्कुल आपको शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं बार बार कहता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और बिल्कुल थॉरो एक एक चीज आपको इसी चैनल पर आपको टोटल व्यवस्था करवाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आएगा। आप एग्जाम दे के आएंगे तो जरूर याद करेंगे कि शारदा वाली ने कुछ कहा था। चलिए, अच्छी बात है। तो आज का लेक्चर गणित का खूबसूरत सा एक मॉडल पेपर लाया गया है 2023 एग्जामिनेशन पर्पज से लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने जा रहा है, तो शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। लेकिन आगे बनने के लिए, सिनेमा हॉल में जाने के लिए टिकट कटवाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। बस पर चढ़ने के लिए टिकट लेने की आवश्यकता होती है। तो आगे आप इसमें इंटर कीजिएगा तो उसके लिए भी आपको हाजिरी लगाना होगा। और वो हाजिरी कैसे लगता है
वो आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सीधा अंगूठा उठाइए और सीधा मार दीजिए भाई। मेहनत अगर कोई इंसान कर रहा है आपके लिए तो उसके अनुकूल उसको फल मिलना चाहिए। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, बस सीधा उठाइए, 2 मिनट का टाइम है, मारिए, अंगूठा लगाइए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सफ़र, आगे का सफ़र बड़ी लंबा सफ़र है, अभी लंबा सफ़र तय करना है। तो आराम से हंसते खेलते सफ़र तय करेंगे, ये डर नहीं रहेगा कि कहीं कुछ छूट ना जाए। जब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा, तो मैं आपको बार बार घंटी बजा के जगाते रहूँगा। 12 बजे रात में, 2 बजे रात में, 3 बजे, सुबह में 7 बजे, शाम में 7 बजे, दोपहर के 2 बजे, कभी भी जगाऊंगा कि बेटा उठ जाओ, अब बहुत करीब आ रहा है मंजिल, करीब है, मंजिल पाना है तो उठ के देखो, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। ये तब जाएगा जब आप सब्सक्राइब करके घंटी बजाएंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे। हो सकता है शेयर कीजिए, आपको नहीं पता होगा, कोई दोस्त को बता के रखिएगा, वही बताएगा अरे सर वाले जो है उनका एक लेक्चर फिर आया है, जरा गौर से देख लो। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार और कहते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भूलना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके बीच। क्या कहता है, एक वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल दिया हुआ है 54√2 सेंटीमीटर दिया गया है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई है। तो बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एक स्क्वायर दिया गया है, इस स्क्वायर का डायगोनल जो है ये आपको दिया गया है 54√2 दे दिया गया है। मान लो ए है, बी है, सी है और डी है। स्क्वायर का साइड ए मान लेते हैं तो सभी साइड बराबर होते हैं। तो आपको पूछा क्या गया है कि स्क्वायर का भुजा क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, राइट यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या, 54√2 का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी आपका क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर बराबर क्या, 54 इंटू 54 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 क्या हो गया, कटिए गया, बचा क्या, तो a बराबर क्या, √54 इंटू 54 बराबर कितना आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा। बेटा मूल बराबर है यानी इसके जो रूट्स आपको दिए गए हैं वो दोनों बराबर है। यानी मान लेते हैं कि इसका मूल आपका 2 है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो अल्फा और बीटा आपस में क्या है, ये बराबर है। यानी दो मूल, एक अल्फा है दूसरा आपका बीटा है, दोनों आपको बराबर दिए गए हैं। तो पूछ रहा है कि आपका पी का मान क्या होगा। तो एक बार क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस अल्फे डाल देते हैं, दोनों बराबर है। तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, और 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, तो -b/a यानी 4/p के बराबर हो जाएगा, 4/p के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अल्फा का मान जो आ जाएगा वो आपको 2 अल्फा बराबर इतना आ गया। चलिए अब अच्छी बात है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये जो आपका दिया गया है इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये आपका सम ऑफ रूट था, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा गुने बीटा बराबर अल्फा गुने अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर जो होगा वो सी के बराबर होगा। तो सी आपका 3 दिया हुआ है और ए आपका पी है, तो 3p के बराबर हो जाएगा, 3p के बराबर हो जाएगा। इसको मान लो 2, 1 और 2 दोनों को कंबाइन कर लो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर 3p, तो अल्फा के जगह पर डाल दीजिए, ये आपका 2 है, अल्फा, अच्छा 2 अल्फा, तो अल्फा बराबर यहाँ से 2 से इसको काट दो 2 टाइम में, तो अल्फा बराबर -2/p आ गया। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, -2/p का होल स्क्वायर, अब बराबर क्या आ जाएगा आपका 3p आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा, बराबर आपका 3p आएगा। अल्फा स्क्वायर इतना बराबर 3p, ठीक है।
अल्फा बराबर इतना अपॉन पी स्क्वायर था, ठीक है अच्छी बात। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलेगा। अब यहाँ से पी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका पी क्यूब जो हो जाएगा वो आपको 4 अपॉन पी माइनस बी बाई ए। एक मिनट देख लेते हैं। p बराबर यहाँ पर पी क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 हो जाएगा। पी क्यूब बराबर हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 4 अपॉन 3। 4 अपॉन क्या आ जाएगा, 3। जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4 अपॉन 3। पी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 3। तो आपको वैल्यू किसका पूछ रहा था, p का मान पूछ रहा था। हमारे पास जो मान आ रहा है वो किसका आ रहा है, तो पी क्यू का मान आ रहा है। ज़रा एक सेकेंड क्वेश्चन को रीचेक कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। 3 अपॉन पी, अच्छा c बाई ए होता है ना, यहाँ पर गलती किए हुए थे, जहाँ गलती था उसको पहले सुधारो। 3 अपॉन पी होगा, ये तो आपका इधर पूरा गलत ही हो जाएगा। c बाई ए होता है तो यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, 3 अपॉन पी है 1/2। अब सब चीज़ सही है, 3 अपॉन पी हो जाएगा, 3 अपॉन पी हो जाएगा। एक पी से एक पी कट गया तो p बराबर आपका क्या आ गया, 4/3। p बराबर क्या आ गया, 4/3। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी भी द्विघात समीकरण के, जो द्विघात समीकरण था उसके मूल आपके बराबर दिए गए थे। मूल यानी रूट्स आपके बराबर थे, तो p का मान पूछ रहा था। मैंने 2 रूट मान लिया कि एक अल्फा है दूसरा बीटा है, दोनों बराबर था, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा लगा दिए, माइनस बी बाई ए। ये 2 अल्फा हो गया, माइनस बी की जगह पर 4 था, माइनस बी बाई ए के जगह पर p था। ये दिया हुआ है, ये आपका टर्म आपका b है, ये आपका टर्म यहाँ पर c है, और ये आपका टर्म यहाँ पर क्या है, a दिया हुआ है। तो माइनस बी बाई ए डाल दिए, 2 से 2 काट दिए, -2/p आ गया। अल्फा गुने बीटा c बाई ए होता है, अल्फा इंटू अल्फा दोनों बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर 3/p हो गया। यहाँ से अल्फा का वैल्यू ऊपर वाले से यहाँ डाल दिए, सॉल्व कर दिए, आपके पास ये आंसर आ गया। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि थीटा का मान 45 है तो cos 2 थीटा क्या होगा। तो भाई cos 2 थीटा बराबर क्या, cos 2 और थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, यानी cos कितना डिग्री 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। तो ऐसे ऐसे बीच में 1-2 क्वेश्चन ऐसा घुसा दिया जाता है जो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, उम्मीद से ज़्यादा आसान होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है, लेकिन बहुत सिंपल है, बेसिक है, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, a अपॉन a माइनस बी प्लस b अपॉन b माइनस ए दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ऐसा कीजिए, माइनस कर दीजिए, a अपॉन a माइनस बी प्लस b अपॉन, यहाँ पर माइनस कर दो और a अपॉन b कर दो, यहाँ पर भी क्या करो माइनस कर दो और माइनस कॉमन ले लो यहाँ पर, और ये हो जाएगा a अपॉन b। अब आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, तो नीचे से आपका आ जाएगा a अपॉन b को कॉमन ले लो, a माइनस बी को कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर बचेगा b, कट के कितना आ गया 1। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, उम्मीद से ज़्यादा आसान। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देगा, एक ही लाइन में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि 400 रुपया का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो बेटा, इसके लिए तो 2 कहानी है। एक आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मूलधन आपका दिया हुआ है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका P दिया हुआ है वो 400 रुपया है। ठीक है, 400 रुपया P दिया हुआ है, टाइम आपको 2 साल यानी 2 साल दिया हुआ है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% पर एनम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया हुआ है। अब इस पर दोनों ब्याज निकालना है और अंतर पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा, सिंपल ब्याज कम होगा, तो दोनों को निकाल के अलग अलग निकाल के भी आप लिख सकते हैं, और दोनों का डायरेक्ट भी फार्मूला होता है। दोनों के ब्याज का अंतर निकालना हो तो डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हैं,
नहीं तो एक तरीका आपके पास है, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 400 गुने 2 गुने 5 बट्टा 100, कितना हो जाएगा, ये कट गया तो 10 तो 5 दूनी 10, 10 तो 40 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 रुपया। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका क्या, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा क्या, तो पी कितना दिया हुआ है, 400 गुने 1 + 5 बट्टा 100 पे पावर 2 माइनस 400। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया। इसमें प्रिंसिपल को घटा दिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 साल था, 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अब क्या हो गया यहाँ पर, तो ये 400 हो गया गुने आपका 5, 20 पंचे 100, 20 आए 21 गुने 21 बट्टा 20 गुने 20, ये जो होगा माइनस 400 ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ से 400 को कॉमन ले लीजिए। पहले जो कटने नहीं, 400 को कॉमन ही ले लेते हैं। 400 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ 21 को कीजिएगा तो 441 आ जाएगा बट्टा 400 आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 400, ठीक है, और इधर 441 में से 400 को घटाइएगा तो 41 बट्टा 400 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया कि कितना, 41 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 41 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 41 है, सिंपल इंटरेस्ट 40। तो अंतर कितना का आ गया, अंतर जो आएगा CI माइनस SI जो आ गया, 41 में से 40 को घटा दिए तो 1 रुपया का अंतर आ गया। कितना रुपया का अंतर आया, 1 रुपया का अंतर आया। तो आंसर तो आपको ऐसे भी आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों निकाल लिए, कम सिंपल यहाँ निकाल लिए, कंपाउंड यहाँ निकालिए, चक्रवृद्धि दोनों निकाल के भी बेसिकली आप ऐसे बना सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट भी इसके लिए आपको हम फार्मूला दे सकते हैं, जिस फार्मूला से डायरेक्ट आप अंतर निकाल सकते हैं। मूलधन गुने दर बट्टा 100 गुने जो आपका ब्याज दिया गया है, वो डायरेक्ट भी आप फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का क्वेश्चन आपको आएगा, तो आप डायरेक्ट भी उस क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं और हिट करके फिट बना के बिल्कुल भेज सकते हैं। तो दोनों का डायरेक्ट अंतर निकालिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका डायरेक्ट भी आप फार्मूला लिख सकते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, तो प्रिंसिपल गुने R बट्टा 100 टू दी पावर टी, डायरेक्ट अंतर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुने R बट्टा 100 टू द पावर टी, डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं। और देखिए ये डायरेक्ट से भी वही आंसर आएगा। प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है, तो 400, R आपका कितना दिया हुआ है 5, ये कितना दिया हुआ है 100, और टाइम कितना दिया हुआ है 2, तो 20 पंचे क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका 400 हो गया और गुने क्या 1 बट्टा 20 गुने क्या आ गया 20, 400 से 400 कट गया, कितना आया 1 रुपया। देखा एक लाइन में एक कितना देर लगा होगा। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच जो अंतर होगा, तो ये आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला है दोनों के बीच के अंतर का। और नहीं तो आप जो तरीका जानते हैं, तो ये आपका बेसिक तरीका था, और बेसिक से ही हम डायरेक्ट, तो दोनों तरीका का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बनेगा और इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको यहीं से ये भी आया है। आ गया समझ में, बहुत ही बेहतरीन चीज़ था। एक चीज़ नया सीखने को मिला, क्या मिला आप देख रहे होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट फार्मूला होता है P गुने R बाई टी, R बाई 100 टू दी पावर टी होता है। प्रिंसिपल दिया हुआ था, R पता था 5, 100 डाल दिए, टाइम 2 ईयर था, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन की ओर क्या कहता है कि बट्टा श्रेणी, बट्टा श्रेणी का क्वेश्चन पहले बताए हैं। बट्टा श्रेणी में एक चीज याद रखना पड़ता है बेटा, जो अमाउंट आपको दिया है उसमें पहला बट्टा जब कट जाता है तो दूसरा बट्टा जो घट कर अमाउंट आता है ना, उस अमाउंट पर बच, जैसे 100 रुपया था, 20% बट्टा दे दिया तो बचा कितना 80 रुपया। तो अगला जो फिर 10% बच्चा बट्टा देगा वो आपको 80 रुपया पर देगा। ठीक है, मान लो उस पर भी 10% दे दिया तो 80 का 10% 8 घट गया तो बचा कितना 72। तो तीसरा बट्टा जो देगा वो 72 पर देगा। ये नहीं कि 100 पर बट्टा बार बार दिया जाएगा, तब तो बहुत जल्दी अमाउंट खत्म हो जाएगा। कहता है कि बट्टा श्रेणी 10% और 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा।
बट्टा श्रेणी है, लगातार दे रहा है, एक बार 10% दिया, फिर 5% दिया, और उसके समतुल्य डायरेक्ट आपको श्रेणी पूछ रहा है। तो R% R1 और R2% बट्टा श्रेणी के समतुल्य श्रेणी जो होगा वो आपको क्या होगा, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो R1% तथा R2% बट्टा श्रेणी के समतुल्य बट्टा, मान लेते हैं कि 2 बट्टा दिया हुआ है ना, तो हम ऐसे करके मान लेते हैं कि R1% तथा R2% बट्टा श्रेणी के समतुल्य बट्टा क्या होगा, यही आपको निकालना था। R1 प्लस R2 माइनस R1 बट्टा R1 प्लस R2 माइनस R1 गुने R2 बट्टा 100। डायरेक्ट बट्टा श्रेणी है, अगर 2 दिया हुआ है तब बट्टा श्रेणी क्या होगा, R1 प्लस R2 माइनस R1 गुने R2 बट्टा 100। इन दोनों के समतुल्य जो बट्टा श्रेणी होगा ये होगा। या तो पहले आपको ये अमाउंट दिया हुआ है 10, ठीक है, 10 दिया हुआ है पहला, ठीक है, 100 दिया हुआ है, तो 100 को 10% निकाल लो। अभी हम एक एग्जांपल भी दिखा देंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो R1 आपका कितना दिया हुआ है 10, R2 कितना दिया हुआ है 5, माइनस 10 गुने 5, बट्टा कितना है 100। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 5 दूनी 10। अब ये कितना आया 15 माइनस 1/2, 15 दूनी क्या हो गया 30 माइनस 1/2, यानी क्या 29/2, 14.5%, 14.5%, कितना आ गया 14.5% आ गया। कितना आ गया 14.5%। अब जरा सा हम इसको चेक करके देखते हैं कि चेक करने के बाद क्या आ रहा है, चेक करके देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सब चीज़ आपको औरों जगह नहीं दिखाया जाता है, केवल क्वेश्चन दिखा दिया गया, कहानी खत्म। उससे मतलब नहीं है बेटा, ये तो हम जान ही गए कि मान लो R1 R2 R3 होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R1 गुने R2 गुने R3 बट्टा 100 रख देंगे तो उसके समतुल्य बट्टा निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, कैसे, तो मान लो 100 रुपया है, 100 रुपया का पहला बट्टा तो दिया 10% का, तो 100 माइनस 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100, यानी क्या 100 माइनस 10 बट्टा 100 गुने 100, ये कट गया, कितना आया 90 रुपया। अब 90 रुपया में फिर बट्टा दो, तो 90 रुपया में कितना दो 5% का, तो 5% ऑफ क्या 90, 90 का 5%, तो 90 माइनस 5/100 इंटू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, तो 92 जा कितना हो गया 180, क्या हो गया 180, माइनस कितना आ गया 180 माइनस 9/2 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो 171/2 आ गया, यानी 80.5 आ गया, 80.5, 80 पॉइंट क्या आ गया ना 80 नहीं 85 आएगा ना, 80 दूनी 160 हुआ। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो हमारे पास आ क्या गया, तो इसको निकालेंगे तो 2 8 16, 2 को 8 से करेंगे तो 2 8 16, 2 5 10, 85.2, यानी 85.2 रुपीज़। यानी 2 बट्टा में 100 का दिया तो हमारे पास कितना पैसा आ गया। अगर 2 बार बट्टा दिए तो एक बार दिए 100 का 10% तो 90, और 90 का फिर 5% बट्टा दे दिए तो 85 रुपया 2 पैसा में उसको सामान हम छोड़ देंगे, ठीक है। और इसके समतुल्य बट्टा हमको डायरेक्ट आ रहा है 14.9, तो 100 में से डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा 14.5% ऑफ 100 कर दीजिएगा, तो इतना ही पैसा आना चाहिए। तो इतना ही पैसा आना चाहिए, तो 100 माइनस 14.5, 14.5% बट्टा 100 गुने क्या हो जाएगा 100, एगो शून्य आ जाएगा। अब इसको 2 शून्य कट गया, अब इसको काटो तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, तो कितना हो गया 200 माइनस, चाहे 200 क्या, इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 100 रुपया आ गया, 100 माइनस इसको करो तो 2 इकाई 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी क्या आपको यहाँ से भी कितना आ गया 85 पॉइंट, घटाएंगे तो क्या आएगा 85.5 के करीब आएगा, 85.5, यानी लगभग समतुल्य यहाँ पर 85.5 ही होगा।
अब देखो, देखो ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया कि 100 रुपया लिया चेक करने के लिए उसको कि वो सही दिखा रहा है या गलत। 100 रुपया लिया, पहले 10% 100 रुपया पर बट्टा लगा दिया, इतना छोड़ दिया तो 90 आ गया, 90 में फिर 5% 90 पर छोड़ दिया तो 85 रुपया 5 पैसा आया। और इन दोनों के समतुल्य बट्टा क्या आया था, डायरेक्ट हमको या तो 2 टर्म में आप बट्टा दीजिए 10% या 5%, तो डायरेक्ट आपको 14.5% एक के बार दे दीजिएगा तो ये 15% का काम करेगा डायरेक्ट 2 टर्म वाला का। तो आप क्या किए, तो यहाँ पर ये आपका कितना था, क्योंकि देखो होता क्या है कि इसमें कम गया ना, तो कम गया अमाउंट तो ज़्यादा देना पड़ा, 5 देना पड़ा। इसमें तो 100 पर डायरेक्ट 14 दे रहे हैं, यहाँ 100 पर 10 दिया, फिर 90 पर 5 दे रहे हैं। तो ये आपका समतुल्य आता है, यही आपको घटा देते हैं, यही जो आपका डायरेक्ट देते हैं ना, ये हमको घटा देते हैं, हम लोग इधर वाला घटा देते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या किए, 14.5% इसमें से घटा दिए, तब भी इतना ही आया, 2 बार घटाए तब भी इतना ही आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 श्रेणी में आपको बट्टा दे देगा, मान लो कि 10%, 5%, और दोनों का क्वेश्चन पूछता किसी अमाउंट पर, तो पहले हम इसको निकाल लेंगे डायरेक्ट एक ही बट्टा को, एक ही बट्टा निकाल के सीधे उसमें से उतना घटा देंगे तो उतना परसेंट आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेडियो है, एक क्या दिया हुआ रेडियो है, 972 रुपया में बेचा जाता है। यानी एक रेडियो को 972 रुपया में बेचा गया, 8% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितना का होता है, 8% का। यदि उसको 792 रुपये में भी बेचा गया होता तो हानि कितना परसेंट होता, वही पूछा गया। यानी रेडियो को 972 रुपया में बेचता है तो 8% फायदा होता है बेचने वाला को। अगर उसी रेडियो को 792 रुपया में बेचा जाता तब उसको कितना परसेंट का हानि होगा, वही आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। बनाइए, आपके पास कई एक तरीका है, जो भी आप तरीका बताएंगे हम उससे अलग ही तरीका आपको देंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पहले तो इसका सीपी निकालना होगा, सीपी निकालना होगा। इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा रेडियो का, तो रेडियो का सीपी आप कैसे निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस आपको तो एसपी दिया हुआ है 972 और प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 8% का, तो 100 क्या आपका 972 रुपया में बेचा जाता है। तो पहले सीपी निकालो, तो सीपी बराबर फार्मूला लगा दो, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ 100/100 प्लस लाभ परसेंट गुने एसपी। फार्मूला क्या होता है, सीपी बराबर 100/100 आप प्लस कितना लाभ प्रतिशत गुने क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। इससे आप निकाल दीजिए सेलिंग प्राइस, तो 100 बट्टा 100 प्लस 8 गुने कितना हो जाएगा, तो एसपी आपका 972 रुपया में बेचता है, तब आपका 8% का लाभ था, तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा। तो 100 बट्टा 108 गुने 972, 900 कितना 972। अब 8 से 8 नमा 9 बार में कट जाएगा, कितना 900 रुपया में उसको खरीदा होगा। तो सीपी आपका कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस का 900 रुपया, 900 रुपया में खरीदा है, बेचेगा कितना 792 में। और एसपी इसका सेकेंड एसपी कितना दिया हुआ है, तो 792 है। तो क्या होगा, इसको लॉस होगा। लॉस बराबर क्या, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना दिया हुआ है भाई 900, और 900 में 792 में वो बेचिए रहा है, तो कितना का लॉस हो जाएगा, तो इधर 8 हो गया, 9 में से 9 गया 0, 108 रुपया का उसको नुकसान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 रुपया का नुकसान होगा। हमसे पूछ क्या रहा था, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, लॉस बट्टा सीपी या गुने कितना 100 लॉस परसेंट। तो लॉस कितना है 108 रुपया का, सीपी कितना है, तो 900 गुने कितना है 100। ये दूगो शून्ना कट गया, 9 से काटो तो 12 नमा 78 से, यानी क्या 12% का उसको नुकसान हो जाएगा। कितना परसेंट का, 12% को दुकानदार का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो हमारे पास दिया हुआ क्या था, तो हमारे पास था कि रेडियो को 792 में वो बेच रहा है, 8% लाभ कमा के बेच रहा है 792 में। तो हमको क्या एसपी पता था, प्रॉफिट दिया हुआ था, सीपी निकाल लिए। सीपी पता चल गया कि भाई 900 में वो खरीद रहा है, 792 में बेच रहा है, तो 108 रुपया का वो नुकसान कर रहा है।
तो सिर्फ नुकसान निकाल लिए, कितना रुपया का है, नुकसान प्रतिशत पूछ रहा था तो उसको भी निकाल दिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़े, बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है cos A प्लस 120 डिग्री cos 120 डिग्री माइनस बी का मान निकालना है। अब तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना होगा, बिना कैलकुलेशन किए हुए कोई उपाय नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos A प्लस बी का फार्मूला लगाओ तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो cos A प्लस बी का फार्मूला हम आपको लिख दे तो ये होता है आपका cos A cos B माइनस साइन A साइन B हो जाएगा, ठीक है। और जब ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो cos A गुने cos 120 डिग्री माइनस साइन A गुने साइन 120 डिग्री, ये cos का हो गया। माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा cos 120 डिग्री गुने cos A माइनस साइन, माइनस था ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन 120, साइन कितना 120 डिग्री, साइन आपको 120 डिग्री गुने साइन 120 डिग्री, ठीक है, गुने साइन A हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इस सारे के वैल्यू को डाल दीजिए, साइन 120 का मान और cos 120 का मान, ये मान आपको पता होना चाहिए। दोनों के वैल्यू को डालिए, फटाफट डालते जाओ। तो cos 120 का मान -1/2 होगा और साइन 120 का मान √3/2 होगा। cos 120 का मान -1/2 होगा और साइन 120 का मान आपको √3/2 होगा। डाल दीजिए, वैल्यू को डाल दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। आपका क्या आ गया, ये cos A, इधर क्या आ गया cos A -1/2 और इधर क्या आ गया माइनस साइन A और √3/2 आ गया, और इधर क्या आ गया cos A यानी -1/2 गुने cos A प्लस में क्या आ गया, इधर आपका √3/2 गुने क्या साइन A। अब जो कटने वाला है उसको पहले काटो, कटने वाला क्या है तो माइनस साइन A √3/2, ये इससे कट गया और प्लस में cos क्या माइनस इतना 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 दिया। अब यहाँ से अब नहीं कटेगा तो ये आ गया तुम्हारा cos A, और इन दोनों को क्या करो जोड़ दो, -1/2 cos A और -1/2 cos A, -1/2 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको cos A, अब माइनस आधा ये भी हो जाएगा cos A। अब ये भी इससे कट गया, कितना आया 0। दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छा कैलकुलेशन था, ठीक है। तो आपको फार्मूला पर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको फार्मूला cos A प्लस बी का फार्मूला याद होना चाहिए। cos A अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तब यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। cos 120 डिग्री का मान हमने लिख दिया है यहाँ, और साइन 120 डिग्री का मान हमने लिख दिया है। फटाफट सॉल्व किए, कैलकुलेशन करके आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कहता है कि यदि साइन A बराबर cos B दिया हुआ है तो निम्नलिखित में से कौन सा A और B में सही संबंध है। साइन A cos B के बराबर है, पूछ रहा है कि समान कोण है, संपूरक कोण है, और ये है। तो हमारे पास एक कहानी होता है, साइन A और ये दिया हुआ है cos B बराबर क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस A, साइन 90 डिग्री माइनस A, साइन 90 माइनस A बराबर क्या, साइन 90 माइनस A, यही होता है क्या, यही होता है कि दूसरा कुछ होता है। साइन A बराबर साइन 90 डिग्री माइनस B, क्या cos B बराबर साइन 90 माइनस A, अरे यही होता है। क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सब क्वेश्चन हम ही बताएं। साइन A दिया हुआ है cos B के बराबर, साइन A किसके बराबर दिया हुआ है, cos B के बराबर आपको दिया हुआ है, तो साइन A बराबर cos B, ठीक है। साइन A बराबर cos B आपको दिया हुआ है, तो साइन A
और कॉस बी का मान आप लिखिएगा तो साइन 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन साइन के टर्म में बदल दो, आ गया। वेरी सिंपल है भाई। साइन ए बराबर दिया हुआ है आपका कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस बी कर सकते हैं। क्यों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये आपका क्या है, साइन ए दिया हुआ है, साइन ए। अब यहाँ से साइन साइन दोनों तरफ है तो ए बराबर हमको क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी आ जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी ए प्लस बी जो होगा वो आपको कितना के बराबर होगा, π/2 के बराबर होगा। 90 डिग्री यानी π/2 के बराबर होगा। तो ये कोण क्या होगा, तो 90, तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है, दो एंगल का सम ए प्लस बी, मान लो कि अगर दोनों का सम 90 आता है, इसका मतलब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। कम्प्लीमेंट्री एंगल है, कौन सा एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ए प्लस बी दो एंगल का सम अगर पाई, यानी ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका 180 डिग्री है, इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल है, कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये आपका समपूरक कोण है। कौन सा कोण है, समपूरक कोण है। और ये आपका कौन सा कोण है, तो पूरक कोण है। तो आपको पूछ रहा था, तो इसमें क्या आया, दो एंगल का सम π/2 आया, यानी कौन सा कोण होगा, पूरक कोण होगा। अगर 180 आता तो कौन सा कोण होता, आपका समपूरक कोण होता। कैसे निकाले, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए को साइन ए रख दिए, कॉस बी को साइन में चेंज किए तो साइन 90 माइनस बी बराबर कॉस बी हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल, ए बराबर 90 माइनस बी, बी को उधर ले गए, ए प्लस बी बराबर 90, π/2 आ गया, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेट का है x बराबर 2, यहाँ 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये आपको ऐसा दिया हुआ है, 3 बिलोंग्स टू x है, यानी 3x में पाया गया है। यहाँ 2 और 5 जो है वो आपको x में पाया गया है, सो पूछ रहा है। और यहाँ दे रहा है कि 5 आपको x में नहीं पाया गया है। और यहाँ दे रहा है कि 7 जो है वो आपको x में पाया गया है। यही चीज़ ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या सब, वो आपका कहानी देखिएगा। कहता है कि x बराबर दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 3, ये 5 और 7, ये दोनों ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, इसमें से सत्य कौन है। तो 3 आपको x में पाया गया है। 3 आपका एक अलग सेट है बेटा, 3 आपका एक अलग सेट है, तो ये आपका असत्य हो गया। कहता है 2 और 5, 2 और 5 आपका x में पाया गया है, 2 और 5। तो 2 और 5 आपका निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यही आपको क्वेश्चन दिया गया है। 2 और 5 जो है वो x में पाया गया है या नहीं पाया गया है, वही आपसे पूछ रहा है। एक बार हम क्वेश्चन को रिमाइंड कर देते हैं, देख लेते हैं कि ज़रा सा गलती तो नहीं है। 5 और 7 ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5 x में नहीं पाया गया है, तो ये आपका असत्य क्वेश्चन है। 2 और 5 आपको x में पाया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो 2 और 5 x में पाया गया है, नहीं 5 x में नहीं पाया गया है, 5 आपको x में पाया गया है। और कहता है कि 7 आपको x में है, तो 7 आपको x में। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि 3 आपका x में है, तो ये गलत क्यों है वो हम बताते हैं। यहाँ पर ऐसे देना चाहिए कि ये 3 आपका इसमें है, x में तो है, लेकिन ये अलग सेट है, एक अलग सेट है, सेट के फॉर्म में, इसलिए ये गलत है। और 2 और 5 का कहानी दिया है कि 2 और 5 आपका x से बिलोंग्स करता है, तो बिल्कुल करता है, ये ऑप्शन तो सही दिखाई दे रहा है। और 5 कहता है नहीं है, 5 तो इसमें उपस्थित है। और ये 7 आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, उपस्थित है, तो बिल्कुल आपका 7 आपका उपस्थित है। जैसे 7 लिखा है वैसे भी अगर 3 यहाँ लिख देता तब ये भी सही हो जाता, ये भी क्या हो जाता, सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये सेट का क्वेश्चन था। अब क्या कहता है
कि एक्स स्टार दिया हुआ है, ऐसा सिंबल दिया हुआ है स्टार का, एक्स स्टार वाई बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 2y अपॉन एक्स वाई दिया हुआ है, और तो 2 स्टार 3 जो होगा वो क्या होगा। तो बेटा बहुत आसान है, देखो एक्स स्टार y बराबर आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2y अपॉन एक्स वाई दिया गया है, ठीक है। अब आपको इसी में पूछ क्या रहा है, सो देखिएगा, x के जगह पर दिया हुआ है 2 और स्टार जो जैसे दिखा हुआ था वैसे ही सिंबल है। इसके जगह पर आपका क्या दिया हुआ है, y के जगह पर आपका दिया हुआ है 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 डालो और जहाँ जहाँ y है वहाँ 3 डालो। 6 6 12 अब बटा 6 6 दूनी 12। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जो आपको ऐसा क्वेश्चन बेटा ओलंपियाड में बहुत पूछता है। ऐसा क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे जुपिटर ग्रह पर, मंगल ग्रह पर, अच्छा क्वेश्चन ऐसे सिंबल बना के, मैथमेटिक्स का आइडेंटिटी आइडियोलॉजी बना के, टर्म बना के आपको कुछ समझा देता है कि ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये होता है। जैसे इसमें समझाया था कि एक स्टार और एक्स स्टार मान लेते हैं, एक्स स्टार वाई बराबर 3x प्लस 2y अपॉन एक्स वाई। तो 2 स्टार 3 क्या होगा, तो x के जगह पर 2, y के जगह पर 3। तो इधर जहाँ भी x और y था वहाँ 2 और 3 डाल दिए, आपको आंसर आ गया। तो ऐसे आपको ओलंपियाड में, NTSE में, ठीक है, KVPI में, ये सब कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। आप लोग को कम पूछता है, लेकिन कई एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन लॉग का, ये बेटा क्वेश्चन हम 4-5 बार बता चुके हैं, बार बार पूछता है, बार बार पूछता है, बार बार पूछता है, इतना बार पूछा है जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं। तो log 1 log बेस 3 log x बेस 4 का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, log x बेस a बराबर p दिया हुआ है। तो यहाँ से x जो हो जाएगा वो a इधर चला जाएगा, इसके बीच में x बराबर ये हो जाएगा। ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है। वैसे लॉग हम पढ़ाए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ये लॉग का रूप है और ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंट के रूप में इसको लिखा गया है। तो एक्सपोनेंट का ही उल्टा लॉग होता है, एक्सपोनेंट का ही क्या होता है, एक्सपोनेंट का उल्टा लॉग होता है, लॉग का उल्टा क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा होता है, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा। तो हमने इसको जैसे इसमें बदला ना, उसी कंडीशन से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या कीजिए, इस लॉग को आप हटा दीजिए, इसको हटाइएगा तो आपको बचेगा क्या, लॉग यहाँ 3 बचेगा, यहाँ log x बेस 4 बचेगा, ये बच जाएगा, ठीक है। और ये जब हटेगा तो 1 इसके बेस में आ जाएगा। तो ये 1 टू दी पावर ई 1 यहाँ आ गया, और ये 1 जो था वो यहाँ आ गया, और ये 1 जो था वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये बच गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, तो अगला स्टेप हमारा होगा इसको हटाना, लॉग को हटाना। इसको जब हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, इधर log x बेस 4 बचेगा। इधर जो है तो 1 पे पावर 1 कितना आ जाएगा, 1, ये कटकुट के कितना आ गया, 1। अब जो यहाँ 3 है, ये 3, वो 3 यहाँ चलाएगा, और ये 1 जो है वो इसके पावर में आ जाएगा, ठीक है। 3 टू दी पावर 1 आ गया। अब इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम फिर क्या करेंगे, इसके आगे सो देखिए, अब हम इस लॉग को हटाने जा रहे हैं, इसको हटाने जा रहे हैं, इस लॉग को, लॉग टू दी एक्स तो लाना ही है ना, इसको हटाने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, हमारे पास x बचेगा। ये 4 कहाँ चलाएगा, तो यहाँ चलाएगा। ये 3 कहाँ चला जाएगा, तो इसके पावर पर। तो ये 3 इसके पावर पर चला गया, और ये 4 आपको यहाँ आ गया। अब 4 टू दी पावर 3 बराबर क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी क्या, 64 हो जाएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि लॉग को सीधा एक्सपोनेंट में बदलते चला गया। लॉग एक्स बेस ए बराबर पी था, तो यहाँ से x बराबर डायरेक्ट a टू दी इसका बेस बन जाता है। हमने वही किया, एक बार इसका बेस जो था उसको इसका बेस बना दिए, तो ये लॉग खत्म हो जाएगा। दूसरा लॉग खत्म करना था तो 3 को इसके बेस में ले गए, यहाँ 3 का बेस बना दिया, ये खत्म हो गया। इस लॉग को खत्म करना था तो 4 को 3 के बेस में लेके चले गए, ठीक है। कहानी आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया,
64। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन हमने कहीं एक बार बताया है, तो सोच सकते हैं कि कितना बार पूछा गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लिख लिए, आगे बढ़े, बढ़ा जाए, बोलो, बढ़ा जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताओ तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। क्या करे, छोड़ दे कि बढ़े? नहीं, कर लेते हैं, एग्जामिनेशन नज़दीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है किसी समचतुर्भुज के कर्ण 12 सेंटीमीटर, किसी समचतुर्भुज के कर्ण आपको, समचतुर्भुज के कर्ण 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। दो गो डायगोनल दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है 12 और D2 दिया हुआ है 16। भाई समचतुर्भुज है 16, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 और D1 गुने D2, दोनों भी कर्ण का गुना, तो 1/2 12 गुने क्या 16, 2 छक 12, 16 छक 96 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अरे वाह, अच्छा है, 96 वर्ग सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको अगर समचतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, पैरेललोग्राम आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है, और उसका डायगोनल आपको पता होता है, ठीक है, तो डायगोनल आपको अगर पता हो तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्षेत्रफल का, हाफ गुने प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या होता है? आधा गुने प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल के प्रोडक्ट को गुना कीजिएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जिस आंसर का आप तलाश कर रहे थे, जिसके पीछे भाग रहे थे, वही आएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100√3 वर्ग सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, उसकी एक भुजा का लंबाई कितना सेंटीमीटर होगा। भाई समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समबाहु, यानी जिसके सभी भुजा बराबर है। इट मीन्स आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इंग्लिश वाला तो, हिंदी वाला तो देख ही रहा है। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, साइड मान लेते हैं ए। क्षेत्रफल इसका आइडिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? तो √3/4 गुने साइड स्क्वायर, और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 100√3 के बराबर दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दो, यानी यहाँ से क्या आया? √3/4 गुने ए स्क्वायर बराबर 100√3। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 100√3 गुने 4 और बटा में क्या हो जाएगा? √3। ये इससे कटिए गया, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? √100 गुने 4। 100 गुने 4 यानी 400। 400 को क्या लिख सकते हैं? 20 गुने 20 बराबर कितना आ गया? 20। तो उसका भुजा कितना हो जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर आपका समबाहु त्रिभुज का भुजा हो जाएगा। प्रत्येक भुजा कितने हो जाएंगे? आपको 20 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। कितने के बराबर हो जाएंगे? 20 सेंटीमीटर। आरिया दिया हुआ था समबाहु त्रिभुज का, और हमको निकालना क्या था? भुजा निकालना था। हमने क्या किया? आसानी से उसको कैलकुलेट करके निकाल दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आ भी रहा होगा, समझ में आ गया होगा और आ भी रहा होगा। समझ गए? जी सर, समझ में आ गया। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिए। क्या कहता है कि एक किताब का मूल्य पहले 30% बढ़ा दिया गया तथा पुनः 20% घटा दिया गया, तो इसका शुरू का मूल्य यदि 75 पैसे था तो वर्तमान मूल्य क्या होगा। भाई शुरू में मूल्य जो था किताब का वो 75 पैसा था, यानी शुरुआती मूल्य जो है, शुरुआती मूल्य जो था किताब का वो आपका कितना दिया हुआ है?
तो 75 पैसा दिया हुआ है। शुरुआती मूल्य कितना दिया हुआ है? 75 पैसा। ठीक है, अब इसको क्या किया गया? तो 30% बढ़ा दिया गया। तो 30% बढ़ाने पर किताब का मूल्य, 30% बढ़ाने पर किताब का जो मूल्य होगा वो क्या होगा? किताब का मूल्य क्या होगा? 30% जब हम बढ़ा देंगे तो पहले 75 था, अब 1 + 30%, यानी 1 + 30/100, यानी 75% पहले था। अब क्या किया गया? तो 30% आपको बढ़ा दिया गया, तो आपका जो नया मूल्य आ जाएगा किताब का वो 75 + 1 + 30/100, यानी 75 + 30% ऑफ 100। बात बराबरी है, ऐसे लिखो, 75 + 30% ऑफ 100 लिखो, 30% ऑफ 75। तो ये भी क्या आ जाएगा? 75 + 30/100 गुने 75 आ जाएगा। यहाँ से 75 को कॉमन ले लीजिएगा तो 1 + 30/100 आ जाएगा। देखिएगा, हमने ऐसे कई ये क्वेश्चन दिखाए हैं, तो ये लिखो आप प्लस वो लिखो डायरेक्ट, दोनों में कोई अंतर आपको कहीं से नहीं देखने को मिलेगा। अब इससे क्या आ गया नया मूल्य? तो 75 आप प्लस ये इससे कट गया, 10 3 क्या 13/10, इतना पैसा हो गया। 5 से काटो तो 5 से 5 का 5 5 25, 5 दूनी 10, 15 या 45, 4 15 4 19, 15 4 19 अब बट्टा 2, यानी कितना पैसा हो गया? तो इसको करेंगे तो आपका हो गया 992 रुपया बना 92 कहते 97 रुपया 5 पैसा। 9 2 नमा 18, 1 2 7 14 और 2 पंचे 10, यानी 97 रुपया 5 पैसा जो है 97.5 पैसा आपका किताब का मूल्य हो गया। कितना हो गया? जब 30% बढ़ा दिए तो आपको 75 पैसा से 97.5 पैसा किताब का मूल्य आपका हो गया। अब इसमें क्या किया गया है कि आपको क्या किया गया है कि 20% घटा दिया गया है। तो 20% घटाने पर क्या आएगा? तो लिखते हैं 20% घटाने पर किताब का मूल्य क्या आएगा? घटाने पर किताब का मूल्य जो होगा वो क्या आएगा? तो अब घटेगा किस पर? तो इस पर घटेगा, इस पर। तो आपका कितना आ जाएगा? 97.5, 1 - 20/100, 1 - 20/100, 1 - 20/100, इतना घटने पर क्या आ जाएगा? तो घटा दीजिए, तो घटाने के बाद आपका आ जाएगा 97.5, इसको इससे काट दीजिए, 2 पंचे 10, यानी गुने 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 4/5 आ गया। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 से काटिएगा तो 5 इकाई 5, 5 नमा 45 और 5 25, इतना आ गया। तो 19.5 गुने 4 आ गया। इस डेसिमल को उड़ाओ, नीचे 10 आएगा। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 नमा 45, यानी कितना? 78 पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 78 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78 पैसा। तो आपका जो बुक दिया गया था, एक किताब का पहले मूल्य आपका शुरुआत में जो मूल्य था वो आपका 75 पैसा था। जब 30 पैसा इसमें बढ़ा दिया गया, यानी 30% इसके मूल्य को बढ़ा दिया गया, तो इसका किताब का कीमत हो गया 97.5 पैसा। और उसके बाद फिर क्या किया गया कि 20% इसमें से घटा दिया गया, तो आपको 78 रुपया हो गया। यानी फिर भी आपको 3 पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 3 पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इस प्रकार आपका ये भी लेक्चर क्या हो गया? आपका लास्ट कर गया, यानी ये भी लेक्चर आपको क्या कर गए? ख़त्म हो गया। तो मैथमेटिक्स का भी एक बहुत ही खूबसूरत सा जो लेक्चर था उसका भी समापन हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है?
इसको प्रैक्टिस करते रहना है। एक एक क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, मैं बार बार कहता हूं कि मेरे साथ प्रैक्टिस करो, नहीं तो यूट्यूब पर जो अपलोडेड वीडियो होता है उसको पॉज करके पढ़िए बेटा, पॉज करके पढ़ो। उसको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आने के बाद हम डायरेक्ट नहीं, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं हटते हैं उस समय क्वेश्चन देख लीजिए, आप खुद से कॉपी कलम लेके सॉल्व कीजिए, और नहीं बनेगा तो आप उसको आगे चला के देखिए क्या है नहीं है। एक दो लाइन के बाद बोलने से ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन को प्रोसीड करना शुरू कीजिए। आप वहाँ से भी क्वेश्चन को प्रोसीड करके बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी किसी भी आदमी को परफेक्ट कौन बनाता है, तो प्रैक्टिस बनाता है। और प्रैक्टिस कहने का मतलब है कि लगातार किसी भी काम को करना है, किसी काम को कंटिन्यूटी के साथ करना ही प्रैक्टिस कहलाता है। ठीक है, बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार यानी लगातार, कोशिश करना मतलब किसी काम को अंजाम देना, वही आपका प्रैक्टिस कहलाता है। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होंगे, सारा कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनेगा, क्वेश्चन ऑलरेडी समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन जब समझ में आने लगेगा तो आंसर निकालने में बिल्कुल भी समय लगने वाला नहीं है। तो इसको स्लोली टोटल को रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ में, तो कमेंट कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ। और जो बच्चे, हमारे जो भी बच्चे हैं, वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना भूलना नहीं है। कमेंट भी करते रहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम है कॉल कीजिए, जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, तब तक कंटिन्यू आपको क्लास दिया जाएगा, जैसे आप लोग चाहिएगा वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो सीधे उठा के कॉल कीजिए, नहीं तो कमेंट बटन दबाइए। नहीं किया है तो मारेगा उसको, नहीं किया है तो मारेगा उसको। ठीक है, फटाक से उसको सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।